नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज हम मोहम्मद गजनी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पोर्शन रह चुका है जिसमें राजपूताना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री एंड राजपूताना हिस्ट्री जो हम दोनों साथ में कवर करने वाले हैं। ठीक है। राजपूत हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं कि भारत में मोस्टली मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। पहले अरबों ने आक्रमण किया, उसके बाद जो तुर्की लोगों ने आक्रमण किया है। तो जो अरब आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम, उसके बारे में मैं जानकारी दे चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं। अब हम जो द्वितीय आक्रमणकारी है, मुस्लिमों में द्वितीय आक्रमणकारी है तुर्की आक्रमणकारी, जिसमें मोहम्मद गजनी आते हैं, मोहम्मद गोरी आते हैं। तो आज हम मोहम्मद गजनी के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, मोहम्मद गजनी के बारे में जानकारी लेने से पहले उसकी प्रारंभिक जानकारी हमें जानना आवश्यक होता है कि मोहम्मद जो गजनी कौन है, कहाँ से आया है, उसका मतलब भारत पे आक्रमण करने का हेतु क्या था और क्यों आक्रमण किया। क्योंकि मोहम्मद गजनी जो भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है और सोमनाथ का मंदिर जो उसने लूटा है। ठीक है। तो सोमनाथ को उसकी जो आक्रमण में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा होगा, तो 15वां आक्रमण जो है उसने गुजरात पे सोमनाथ मंदिर पे किया है उस पर। ठीक है। उसके बारे में आगे देख रहे हैं। तो प्रारंभिक जानकारी में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से आगे मुल्तान के बाजू में गजनी राज्य पड़ता है। गजनी राज्य की स्थापना अलप्तेगिन ने की है। अलप्तेगिन का पुत्र सुबक्तेगिन ने भारत पे प्रथम आक्रमण किया था। सुबक्तेगिन का जो युद्ध अफगान के राजा से होता है और दोनों में बाद में संधि भी हो जाती है। भारत में आने के लिए जो है अफगान, इराक, ईरान होते हुए पंजाब, सिंध आना पड़ता है। अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली जाति ही जो थी वो तुर्क थी। जैसे मैं पहले बता दी हूँ कि सबसे पहले भारत पे आक्रमण किसने किया था, तो अरबों ने आक्रमण किया था। और अरब में कौन आक्रमणकारी थे? मोहम्मद बिन कासिम। और हम मोहम्मद गजनवी के बारे में देख रहे हैं, एक तुर्की थे। ठीक है। इनके बाद आएंगे मोहम्मद गोरी, वो भी तुर्की थे। असल में अरबों के आक्रमण से ज्यादा भारत पर तुर्की आक्रमण का प्रभाव पड़ता है। अरबों ने तो आक्रमण किए ही है, लेकिन उनका जो आक्रमण का प्रभाव है और तुर्की आक्रमण का हम विचार करते हैं, तो दोनों के आक्रमण में जो तुर्की आक्रमण है ये ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। उनका जो प्रभाव है भारत पे ज्यादा पड़ा हुआ है। 10वीं शताब्दी में अरबों के हाथ से सत्ता तुर्कों के हाथ में चली गई थी। जैसे हमारे भारत में भी सत्तांतर होता रहा है। बहुत सारे राजा आए, जैसे हम गुप्तवंश देखते हैं, हर्षवर्धन का काल देखते हैं, उसके बाद इतर जो राजा आते हैं। उसी प्रकार जैसे हम भारत के बाहर क्या हुआ था कि अरबों के हाथ जो सत्ता है वो तुर्कों के हाथ में चली गई थी। तुर्क मूलतः जब मध्य एशिया के निवासी जो थे। ठीक है। ये भी तुर्क कौन थे, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। तुर्कों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर इस्लाम जो धर्म है उसको दुनिया भर फैलाने का कार्य किया है। ये पहले कहाँ के रहवासी थे? मध्य एशिया के रहवासी। तुर्कों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था और इस्लाम धर्म को दुनिया भर में फैलाने का काम जो है इन तुर्कों ने किया था। साम्राज्य पे अधिपत्य मिलते सुबक्तगिन ने शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था। सुबक्तगिन कौन है? तो मोहम्मद गजनवी के पिता है। ठीक है। और ये जो तुर्की साम्राज्य अलप्तगिन ने स्टार्ट किया था, उसने इसका संस्थापक कौन है? तो अलप्तगिन है। सुबक्तगिन कौन है? तो मोहम्मद गजनवी के पिता है। साम्राज्य पे अधिपत्य मिलते ही सुबक्तगिन ने क्या किया? एक शक्तिशाली सेना का निर्माण कराया। सुबक्तगिन ने लमधान से सरहिंद तथा कश्मीर से मुल्तान तक प्रदेशों पर अपना आक्रमण किया, उन पर विजय प्राप्त की। किसने? सुबक्तगिन ने। इन प्रदेशों का सम्राट जयपाल था। तब भारत पे किसका राज्य चल रहा था? तो जयपाल राज्य चल रहा था। जब सुबक्तगिन आक्रमण करा था भारत पे, तब जयपाल का राज्य जो है भारत पे चल रहा था। और सुबक्तगिन और जयपाल के बीच में युद्ध भी होता है। सुबक्तगिन ने अपने राज्य का वापस चलते जाने पर जयपाल जो राजपूत राजा था, जयपाल राजपूतों की हत्या कर दी थी और कर देने के लिए मना कर दिया था। जो राजपूत थे उन्होंने सुबक्तगिन को जो है कर देने से मना कर दिया था, क्योंकि सुबक्तगिन ने बहुत सारे राजपूतों की हत्या कर दी थी। और तो राजपूत जो थे उन्होंने सुबक्तगिन को कर देने के लिए मना कर दिया था। ये सुनते ही सुबक्तगिन जो है क्रोधाधीन हो गया और वो फिर से भारत पर आक्रमण करने लगा। उसने पहले आक्रमण किया था, राजपूतों की हत्या की और कर वसूलने का बोला। तो जो राजपूत थे उन्होंने नहीं, हमें कर नहीं देना है, इनकार कर दिया होगा। तो ये सुनते ही सुबक्तगिन क्या है, वो बहुत क्रोध आया होगा उसको, और उसने फिर से जो है भारत पे आक्रमण कर दिया। इसका अनुसार उसके पुत्र जो था, जैसे कि बताया कि सुबक्तगिन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी के बारे में ही हम जानकारी ले रहे हैं। तो इसका अनुसरण एकदम उसके पुत्र जो मोहम्मद गजनी ने भी किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, हर बार जीतकर
हर बार जीतकर अपनी जो संपत्ति है वो निर्माण करता था, अधिकार का निर्माण करता था, हर बार जीत जाता था मोहम्मद गजनी। इसी सन 1997 में सुबकतगीन की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी की उसका जो पुत्र बना। सुबकतगीन की मृत्यु हो गई 1997 में और उसके बाद उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसका पुत्र मोहम्मद गजनी बना। ठीक है, तब हम मोहम्मद गजनी के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि गजनी का साम्राज्य कहा था, सिंध है, मुल्तान है, और उसके बाद वो भारत पे आक्रमण करते हुए भारत पे भी आ गया था। तो उसका साम्राज्य, वैसे तो मोहम्मद गजनी जो है भारत पे स्थिर नहीं रहा, मतलब उसने यहाँ अपना साम्राज्य निर्माण नहीं किया। उसका हेतु क्या था, सिर्फ यहाँ की संपत्ति लूटना था और इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना था। स्टार्टिंग के जो जितने भी मुस्लिम हम देखते हैं तो उनका सबसे अच्छा हेतु क्या है कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं उसका, देखिए भारत की सीमा यहाँ से, इस सीमा से होते होते सारे यूरोपियन आक्रमणकारी है, अरब आक्रमणकारी है, वो सारे लोग यहाँ से आए। ठीक है, इसके पहले भी हम प्राचीन भारत में देख चुके हैं, जैसे कुषाण है, पल्लव है, वो सारे कहाँ से आए हैं, तो इसी जो सिंध सरहिंद से होते होते ये आए हैं। ठीक है, मुल्तान पंजाब से। तो ये आक्रमणकारी जो अरब आक्रमणकारी चाहे तुर्क आक्रमणकारी, वो भी जो यहाँ से सिंध प्रांत मुल्तान से होते होते इंडिया में आए हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि इसके आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो इसके पहले मोहम्मद गजनी के बारे में हम देख लेते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1998 में ये सुल्तान बना। कौन? मोहम्मद गजनी। इसका वंश जो था, इसके बारे में सवाल पूछते हैं, तो इसका वंश यामिनी वंश का था। मोहम्मद गजनी कौन था? तो यामिनी वंश का था। इसका सबसे पहले सुल्तान उपाधि धारण करती थी। मोहम्मद गजनी ही वो एकमात्र इंसान है जिसने सबसे पहले सुल्तान उपाधि धारण की थी। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका वंश क्या था? यामिनी वंश का था। और इसने सबसे पहला जो इंसान है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला इंसान कौन है? तो मोहम्मद गजनी है। हमारे भारत पे इसने 17 बार आक्रमण किया है। तो हमारे जो भारत की लूट की, हमारे जो हजारों मंदिर तोड़ दिए, बहुत सारे जो लोगों की हत्या की, तो ये हमारे लिए एकदम विलन टाइप है। लेकिन ये गजनी में एक हीरो है, क्योंकि उसने क्या किया, बहुत सारी संपत्ति जो है गजनी ले गया है, इस्लाम धर्म का स्वीकार किया, और ये बहुत न्यायप्रिय राजा था। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है कि बहुत न्यायप्रिय राजा था। अगर कोई गलती करता था तो ये उसे तुरंत दंड देता था। इसने भारत, इसके कैरेक्टर के दो पहलू है, तो इसने भारत पे आक्रमण किया इसलिए हमें वो विलन लगता है, तो इसके इसने हमारा लॉस किया। लेकिन ये गजनी में यहाँ की संपत्ति लूट के पूरे गजनी में ले गया, उसको गजनी को समृद्ध किया है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो ये उसके कैरेक्टर का दूसरा हिस्सा है जहाँ वो एक हीरो है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये जन्मतः सैनिक या कुशल सेनापति था। ऐसा कहते हैं कि कुछ क्वालिटी जो होती है वो कमाई जाती है, कुछ क्वालिटी जो होता है वो जन्मतः मिलती है। ठीक है, हम जैसे हमारा बर्न होता है, तो हम जैसे कवि जो होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग से ही वो उनमें पनप, ऐसा बाद में नहीं इनको पनपना पड़ता है कि मैं अभी पढ़ लिख के राइटर बनूंगा, नहीं। तो वो उनकी जो स्किल होती है वो उनके अंदर से होती है, बाय बर्न होती है। उसी प्रकार ये जन्मतः एक सैनिक व कुशल सेनापति था। यह पहले से ही धर्मांध प्रकार का था। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और काफिरों का खात्मा करना इसका एकमात्र उद्देश्य था। जब ये शासक बना तो भारत की दशा तब अत्यंत शोचनीय थी। प्रत्येक राजा अपने आप को दूसरे से ग्रेट समझता था। भारत में समय हमेशा से ये होता आया है कि एक दूसरे की एकदम रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को एकदम दूसरे से ज्यादा ग्रेट समझते हैं, और इसका फायदा जो है बहुत सारे आक्रमणकारियों ने हमेशा लिया है। तो जब ये सुल्तान बना तब भारत की कंडीशन क्या थी? एकदम शोचनीय थी, और सभी राजा क्या थे कि एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे से ग्रेट समझते थे। उन सब में संयोग, एकता है, देशभक्ति व राष्ट्रवाद की कमी थी। सिंध तथा मुल्तान का शासक अरब में पश्चिम, उत्तर पश्चिम में देखते हम शाही वंश का शासन था। चेनाब नदी से हिंदू कश तक ये फैला हुआ था। इसका जो साम्राज्य कहाँ से था? सिंध, मुल्तान था। अरब के उत्तर पश्चिम में शाही वंश का शासन था, और चेनाब नदी से हिंदू कश तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। 10वीं शताब्दी में यहाँ के शासक जयपाल था। इसे सुबकतगीन एवं मोहम्मद गजनी आक्रमण का सामना करना पड़ा था। भारत में मैंने जैसे पहले ही बताया कि जयपाल का शासन चल रहा था भारत में, जब सुबकतगीन ने भी उसके साथ युद्ध किया, उसके पुत्र मोहम्मद गजनी को भी उसके साथ युद्ध करना पड़ा। मतलब जयपाल को क्या हुआ है कि सुबकतगीन का और गजनी, मोहम्मद गजनी जो है, दोनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। गजनी के आक्रमण के समय बंगाल पे पाल वंश चल रहा था। हमेशा ध्यान में रखिएगा एक बात कि
जब मोहम्मद गजनी ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय बंगाल पे पाल वंश था। पहले तो भारत में हम देखते हैं कि दिल्ली वगैरह में देखिए तो जयपाल का राज्य चल रहा था, राजपूताना में जयपाल का शासन चल रहा था जब सुबकतगीन और मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया। लेकिन उसी समय भारत में बंगाल पे पाल वंश का, दक्षिण में जो है चोल वंश और प्रतिहार का शासन था। क्योंकि भारत जो है बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था। तो ये पूछते हैं सवाल कि जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया तो दक्षिण में किसका राज्य था, तो वो किसका था, चोल एवं प्रतिहार का। वही बंगाल में पाल का। और राजपूतना में देखते हैं हम तो उत्तरी भारत में अगर हम देखते हैं तो जयपाल का। ठीक है। परमार वंश का राजा भोज मोहम्मद गजनी के समकालीन माना जाता है। परमार वंश का जो राजा भोज है बहुत प्रसिद्ध राजा है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये भी जो है मोहम्मद गजनी के समकालीन माने जाते हैं। मोस्टली अभी कैसे जो आयोग है अभी सवाल ऐसे ही पूछते हैं, दो तीन ऐसे लाइन देते थे, सेंटेंस दे देते हैं और हमें कंफ्यूज करने वाले। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका जो फॉर्मेट है वो टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है। तो हमें डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब किसी राजा ने किसी राजा पे आक्रमण किया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ है, उसने आक्रमण किया तो क्या हुआ, उसके साथ साथ जब उसने आक्रमण किया तो पूरे भारत में कौन सी क्रिया चल रही थी, विश्व में कौन सी क्रिया चल रही थी, हमें ये जो है लिंक लगा के पढ़ना है। तो इसी प्रकार मोहम्मद गजनी ने जब भारत पे आक्रमण किया तब परमान वंश के राजा भोज मोहम्मद का समकालीन है। उसके बाद चोल प्रतिहार और पाल के समकालीन है। गुजरात के चालुक्य वंश राजा भीम भी मोहम्मद का समकालीन है। ये जो सेंटेंस है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि पूछे जाएंगे। और मोस्ट की ये कौन से वंश का था, तो यामिनी वंश का था। उसके बाद देखते हैं इसके आक्रमण, मोहम्मद गजनी के आक्रमण देखते हैं हम। तो इसने ईस्वी सन 1000 से 1026 तक भारत पर निरंतर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है। और इसका 15वां आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर था, जो भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। इसके पहले देखते हैं हम इसके जो आक्रमण है, पहला आक्रमण देखते हैं, एक एक आक्रमण के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो पहला इसका आक्रमण देखते हैं कि पहला आक्रमण कब हुआ है। इतने 17 बार आक्रमण किए तो हमें 17 आक्रमणों की जानकारी हम डिटेल्स में लेने वाले। ठीक है, इसकी आप टेंशन ना लो। पहला आक्रमण है मोहम्मद का, जो पहला आक्रमण है इसी 1000 में हुआ। सीमांत किलों पर उसका अधिकार हो गया था पहले आक्रमण में। ठीक है। और सेकेंड आक्रमण में क्या हुआ, अगले साल इसने फिर से आक्रमण किया। पहले तो ईस्वी सन 1000 में इसने आक्रमण किया और सीमांत किलों पर उसका अधिकार हो गया। उसके बाद अगले साल इसने फिर आक्रमण किया और इस बार इसका सामना जयपाल से हुआ। उसने जयपाल को हराकर उसे और उसके पुत्र तथा नाती को बंदी बना लिया था। बाद में जयपाल ने बहुत सारे मतलब 40 हाथी एवं धन दौलत देकर वचन दे दिया। उसके बाद उसे मुक्त कर दिया गया जयपाल को। जयपाल ने बहुत सारी संपत्ति दी होंगी, हाथी दिए, क्योंकि उसके नाती को, पुत्र को, जयपाल को मोहम्मद गजनी ने बंदी बना लिया था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए जयपाल ने क्या किया था, बहुत सारे हाथी दिए, संपत्ति दी, वचन दिया और उसे मुक्त कर दिया गया। मोहम्मद ने जयपाल के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था और इस अपमान का जयपाल सहन न कर सका और उसने आत्महत्या कर दी थी। ठीक है, आत्मदान कर लिया था। मतलब जयपाल भी एक राजा था, राजपूत राजा था, और मोहम्मद गजनी ने उसके साथ बहुत बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया तो ये उसके लिए सहनीय नहीं था। तो उसने उस अपमान के कारण क्या किया, आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड आक्रमण के बारे में हम देखेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद गजनी ने मुल्तान पर, थर्ड वाला आक्रमण देख रहे हैं, उसके बाद गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया जहां करमाती संप्रदाय के अनुयायी फतेह दाऊद राज्य करता था। उसके हराकर मोहम्मद ने मुल्तान अपने कब्जे में कर लिया। थर्ड आक्रमण में इसने मुल्तान को अपने कब्जे में कर लिया और कहा तो वह करमाती संप्रदाय के अनुयायी रहा करते और फतेह दाऊद राज्य करता था। फोर्थ वाला देखते हैं कि मुल्तान जीतकर उसने जयपाल के नाती सुखलाल को दे दिया था, क्योंकि सुखलाल को जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया गया था। क्योंकि अभी सुखलाल जो है, जयपाल का नाती सुखलाल जो था वो भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था, उसे जबरदस्ती इस्लाम बनाया गया था। तो उसने मुल्तान किससे जीता था, थर्ड आक्रमण में फतेह दाऊद से। फतेह दाऊद का राज्य जीतकर उसने सुखपाल को दे दिया था, पर सुखपाल ने विद्रोह कर दिया वहां पे, जिस वजह से मोहम्मद को 1008 में, ईस्वी सन 1008 में फिर से आक्रमण करना पड़ा। इस बार उसने फतेह दाऊद और सुखपाल दोनों को बंदी बना लिया था। फतेह दाऊद का जो राज्य था मुल्तान, वो उसने सुखलाल को दिया था, क्योंकि सुखलाल कौन था, तो जयपाल का नाती था। सुखलाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था।
पर शुक्लाल जो है उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के कारण मोहम्मद ने जो है फिर से आक्रमण किया 1008 में, और फिर उन दोनों को बंदी बना लिया। पांचवा आक्रमण देखते हैं इसका। पांचवा आक्रमण जो है कांगड़ा घाटी में किया, वहां से पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति। भारत में आक्रमण करने का इसका एक ही उद्देश्य था, बहुत सारे धन प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ये धर्मांध प्रकार का था। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये धर्मांध प्रकार का था। ठीक है, उसके बाद इसका छठा आक्रमण जो है आनंद पाल जो है शाही वंश के साथ हुआ था। जयपाल का पुत्र था आनंद पाल। तो आनंद पर यह आरोप लगाया गया कि उसने मोहम्मद की सेना को मुल्तान के जाने के लिए मार्ग नहीं दिया, और इस आक्रमण के कारण इसने छठा आक्रमण जो है आनंद पाल पर कर दिया था। जयपाल का पुत्र था आनंद पाल। ठीक है, आनंद ने एक वीर एवं योग्य सम्राट था। जो आनंद पाल है ये एक क्या था, योग्य और आनंद एकदम वीर सम्राट था। उसने भारत के कई शासकों मोहम्मद के विरुद्ध एकत्रित किया। स्त्रियों ने भी अपने आभूषण देकर सेना के लिए अन्न धान्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया था। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मोहम्मद हारने वाला ही था कि भाग्य ने उसका साथ दे दिया। इन दोनों के आनंद पाल और इसके बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और हारने वाला था मोहम्मद, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दे दिया। क्योंकि क्या हुआ था कि आनंद का जो हाथी था वो युद्ध में बिगड़ गया था। और बहुत सारी बार हम देखते हैं, पहली बार नहीं, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है जो हाथियों के कारण जो है युद्ध को हारना पड़ा। आगे भी हम जब पढ़ेंगे तब भी आपको देखेंगे कि आप तब भी देखोगे कि हाथी के कारण। और एक युद्ध है जो हारा गया, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जो मैं आगे बताऊंगी, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा युद्ध है। ठीक है, उसके भागते ही देख सारी सेना जो है अनुशासन प्रिय, मतलब अनुशासन जो है वो बिगड़ गया उन लोगों का। आनंद पाल का हाथी बिगड़ गया, तो हाथी के चित्र वित्र होने के कारण जो है आनंद पाल भाग गया। मतलब ऐसा लगा उनको कि आनंद पाल भाग गया, तो उसकी सेना का अनुशासन जो है वो बिगड़ गया। और यही जो बात है मोहम्मद गजनी के लिए फायदेमंद रही, और उस युद्ध में वो विजय हो गया। इस युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि आनंद पाल के राज्य को लूटा मोहम्मद गजनी ने, लेकिन ज्यादा धन प्राप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि स्त्रियों ने ऑलरेडी जो अपने पूरी संपत्ति थी, अपने आभूषण जो थे, सेना को वस्त्र वस्त्र बनाने के लिए दे दिए थे। संपत्ति जो थी, अब वह संपत्ति बची ही नहीं थी ना। वह लाहौर से नगरकोट पहुंच गया। फिर उसने ज्यादा संपत्ति मिली नहीं, तो क्या हुआ कि वहां से कर वो नगरकोट पहुंच गया। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। वहां से उसने इतनी धनराशि प्राप्त की कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पहला तो सोमनाथ मंदिर का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, और उसका छठा जो युद्ध है उसमें उसने आनंद पाल से युद्ध किया, लेकिन उसे संपत्ति मिली नहीं, तो उसने नगरकोट के प्रसिद्ध मंदिर जो है ज्वालामुखी मंदिर, उसको लूट की। देखिए सोमनाथ का मंदिर जो बहुत फेमस है, तो ऐसा सवाल मोस्टली नहीं पूछते, आगे वाले भी होशियार हो गए हैं। तो जो फेमस जो है वो चीजें नहीं पूछते, ऐसी चीजें पूछते हैं जो कंफ्यूज करने वाली। तो हमेशा देखिए कि मोहम्मद गजनी ने ज्वालामुखी का मंदिर भी लूटा था। कहा था, नगरकोट में था, और वहाँ की संपत्ति देखकर उसकी आंखें जो है फटी की फटी रह चुकी थी। यहाँ मिले धनराशि के कारण अब उसने हर साल भारत पे आक्रमण करने का सोचा। भारत पे आक्रमण करने का भी तो उसका कोई विचार नहीं था हर साल, लेकिन अब हर साल आक्रमण करने का कब सोचा उसने, जब ज्वालामुखी का मंदिर लूटा, नगरकोट का ज्वालामुखी का मंदिर लूटा, तो उसको इतनी संपत्ति मिली कि उसने वो हर साल अभी आक्रमण करने का सोचा। उसके बाद देखते हैं सातवां जो आक्रमण है, उसका सातवां आक्रमण जो है तलवाड़ी में 1010 में हुआ था। वहां से उसने हिंदुओं को पराजित कर धन अपने गजनी ले गया था। मतलब इस मैंने पहले ही बोला कि धन लूटना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था, और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। आठवां आक्रमण देखते हैं ईस्वी सन 1011 में वह पुनः भारत आया, और तथा मुल्तान शासक दाऊद पर आक्रमण किया। मुल्तान पर वो इसके पहले भी 2 बार आक्रमण कर चुका था, पर उसे सफलता नहीं मिली थी। इस बार जो उसने मुल्तान जीतकर अपने राज्य में मिला दिया था। पहले मुल्तान पे दाऊद का था, फिर शुक्लाल को दिया, लेकिन उसको विजय प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन 8वें आक्रमण में उसने मुल्तान को पूरी तरह जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया था। 9वां आक्रमण देखते ईस्वी सन 1012 में इसने थानेश्वर पर 9वां आक्रमण किया। ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। थानेश्वर जो था उत्तर भारत का प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। वहां के राजा के पास हाथियों की भारी संख्या थी। मोहम्मद ने स्वर्ण, हीरे, जवाहरात और अनेक व्यक्तियों से दास बनाकर यहाँ से ले गया। उसने 9वां आक्रमण थानेश्वर पे किया था, और वहां के जो राजा उसको
हराया और उसके पास से बहुत सारे हाथी है, स्वर्ण है, हीरे जवाहरात है, और व्यक्ति वहां के जो लोग थे उन लोगों को दास बनाकर वो अपने गजनी ले गया। 10वां आक्रमण देखते हैं। गजनी का 10वां आक्रमण जो है लाहौर पर हुआ था, जहां आनंद पाल का पुत्र त्रिलोचन पाल था। ठीक है। 6वां आक्रमण किसके साथ हुआ था? आनंद पाल के साथ हुआ था। 5वां आक्रमण किसके साथ हुआ था? सुखलाल जो है उसके साथ हुआ था। और अभी 10वां आक्रमण जो है वो फिर से जो है आनंद पाल के पुत्र त्रिलोचन पाल के साथ हुआ था। बड़े ही डरपोक स्वभाव का था त्रिलोचन पाल जो था, ये बहुत ही डरपोक स्वभाव का था। अंत उसके पुत्र भीमपाल ने मोहम्मद की जो है सेना का सामना किया। मतलब आनंद पाल के जो नाती है उसने मोहम्मद की सेना का सामना किया, पर उसे सफलता प्राप्त न हो सकी और वो भी कश्मीर भाग गया। फिर उसने 11वां आक्रमण किया। तो 11वां आक्रमण क्यों किया तो बता देती हूँ, 10वें आक्रमण पे ही डिपेंड है। तो 11वां आक्रमण कश्मीर पे किया। उसका उद्देश्य क्या था? भीमपाल को पकड़ना था और उस पर सफलता प्राप्त हो सकी और वापस गगनी चला गया। ठीक है। 10वां आक्रमण क्या किया था? त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल बहुत ही डरपोक था, उसका सामना उसके लड़के भीमपाल ने किया, लेकिन उसे सफलता प्राप्त न हुई और वो कश्मीर भाग गया। तो इस कारण गजनी जो है और क्रोधित हुआ और उसने फिर से 11वां आक्रमण अगले साल किया। और इसका उद्देश्य था संपत्ति लूटना नहीं था, तो भी भीमपाल को हराना था, पर उसको हरा ना सका और वो अपने गजनी वापस चला गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 12वां आक्रमण जो है, उसका 12वां आक्रमण मध्य देश पर हुआ था। इस आक्रमण के समय बुलंदशहर, मथुरा एवं कन्नौज उसके शिकार हुए थे 12वें आक्रमण में। उस समय कन्नौज पर प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल का राजन जो शासन चल रहा था। मोहम्मद ने अनेक मंदिरों को मूर्तियों लोग तोड़ दिए थे वहां के। कहा कि मूर्तियों को तोड़ा था, तो मथुरा है, कन्नौज है, वहां की अनेक मूर्तियों को इस आक्रमण में उसने तोड़ दिया था। और प्रतिहार वंश के राज्यपाल का वहां शासन चल रहा था। 13वां आक्रमण देखते हैं। तो ईस्वी सन 19 में 1019 में मोहम्मद का 13वां आक्रमण हुआ। यह कलिंजर पर हुआ था। ये कलिंजर पर राजा गंध का शासन चल रहा था। गंध की सेना से मोहम्मद डर गया था, पर गंध की रातों रात भाग गया। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ये एकदम शूरवीर था, ये भी डरता था, लेकिन भारतीय राजा में पहले से मैंने जैसे बोला कि सहकार्य की, एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते, खुद को ग्रेट समझने की सहकार्य वृत्ति जो थी कम थी, तो इस कारण ये खुद ही हार गए। आधे से युद्ध तो भारतीय अपने कारण ही हार गए। बहुत सारे ऐसे शूरवीर सेना जो लड़े हैं, लेकिन बहुत सारे राजा खुद ही डर सेना से डर के भाग गए। तो उसी में प्रकार जो गंध है, कलिंजर का राजा गंध भी रातों रात भाग गया और गजनी के हाथ बहुत सारा फिर धन लग गया। 14वां आक्रमण देखते हैं। इस 14 आक्रमण में 1020 में किया था पंजाब पर। वही पंजाब को अपना केंद्र स्थल बनाना चाहता था। इस आक्रमण में गैर इस्लाम लोगों को जबरदस्ती इस्लाम बनाया गया और बहुत सारा धन लूटा गया। 14वां आक्रमण में अभी तक इसने सिर्फ लूटा है और सिर्फ सुखलाल को ही उसने इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया था, लेकिन 14वां आक्रमण जब इसने किया तो पंजाब के गैर मुस्लिम लोगों को भी इसने जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाधित किया और बहुत सारे लोगों से इस्लाम धर्म स्वीकारा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 15वां आक्रमण, जो बहुत ही फेमस है हमारा। ठीक है। हमारा बहुत ही फेमस आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ये आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। ये काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। ये आक्रमण के कारण मोहम्मद गजनी को जाना जाता है। ठीक है। इस आक्रमण में उसे बहुत सारी संपत्ति तो लूट ली, साथ में शिव जो भगवान शिव है हमारे, उनकी मूर्ति भी तोड़ दिया था। ठीक है। ये आक्रमण जो मैंने जैसे कि पहले बोला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी नाम से जो है फेमस हुआ है। जो मोहम्मद गजनी है क्यों जाना जाता है, तो इसके 15वें आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पे हुआ था, भगवान शिव की मूर्ति तोड़ी गई थी। तो सोमनाथ मंदिर जो क्या था कि ये भारतीय हिंदू जो है उनकी भक्ति और श्रद्धा का स्थान था। और ये भगवान शिव जो थे उनका वहां पे शिवलिंग था। मोहम्मद के डर के कारण भीमदेव चालुक्य जो है वो भाग गया था और मंदिर के पुजारी इसकी रक्षा कर रहे थे। यह जो चालुक्य वंश था ये गुजरात का है, काठियावाड़ में हुआ था। तो वहाँ चालुक्य राजा शासन कर रहे थे। तो चालुक्य भीमदेव जो है गद्दी के आक्रमण के कारण भाग गया और वहां से उसने वो जो अपना राज्य है वो छोड़ के भाग गया था। तो ये जो सोमनाथ मंदिर है तो वहाँ के पुजारी ही इसकी रक्षा कर रहे थे। 3 दिन तक यहाँ का युद्ध चला। पुजारी जो थे वहाँ की रक्षा कर रहे थे और मोहम्मद गजनी ने जब सोमनाथ पे आक्रमण किया तो 3 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। मंदिर के पुजारियों ने मोहम्मद से मूर्ति न तोड़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन
जो मोहम्मद गजनी था उसने बात नहीं मानी और बोला कि मैं मूर्ति भंजक के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, ना कि मूर्ति बचाने वाले के रूप में। शिवलिंग को उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोहम्मद गजनी ने जो शिवलिंग था सोमनाथ मंदिर के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये गजनी ले गए उसको, और वो गजनी में यहाँ इसने एक मस्जिद बनाई और मस्जिद की जो सीढ़ियाँ होती है तो सीढ़ियों पे उसने वो शिवलिंग के जो है टुकड़े डाल दिए थे, ठीक है, वहां पे लगाए थे। इस युद्ध में उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली। वहां के पुजारी ने उसे कहा भी कि हम बहुत सारी संपत्ति देने को तैयार है लेकिन शिवलिंग ना तोड़े, लेकिन उसने क्या किया, मैं मूर्ति भंजक के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, न कि मूर्ति बचाने के रूप में। इसलिए उसने उस मूर्तियों को तोड़ दिया था और उसके कारण से 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली। और ये युद्ध जो है उनकी संख्या, बहुत सारे लोग मारे गए थे, 50,000 लोग जो इसमें इस युद्ध में मारे गए थे। गजनी लौटते ही उस वक्त भारी आपदा का सामना पड़ा। जब यहाँ से वो जा रहा था तो उसे भारी आपदा का सामना करना पड़ा था। और सोमनाथ मंदिर कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का जो पुजारी था उसने दर्शक बनकर उनको रास्ता दिखा रहा था, लेकिन वो जब रास्ते से जा रहा था तो उस पर जाटों ने, खोकर जाति के लोगों ने आक्रमण कर उसका धन लूट लिया था, ठीक है। उसका 17वां आक्रमण देखते, 16वां आक्रमण उसका जाते वक्त हुआ था खोकर और जाटों के साथ, जहां उन्होंने उसका धन लूट लिया था। 17वां आक्रमण देखते हैं। मोहम्मद का 17वां और अंतिम आक्रमण इन्हीं जाट और खोकर जाति के साथ हुआ था। जब वो सोमनाथ को लूटते हुए जा रहा था तब उसकी जो संपत्ति है जाट और खोकरों ने लूट ली थी। तो 17वां आक्रमण उसने अपनी गजनी गया शक्तिशाली बना और रिटर्न आक्रमण किया, किस पर, तो जाटों पर और खोकरों पर, और उसकी फिर 1030 में मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसके भारत पर 17 आक्रमण की हम जानकारी देख चुके हैं, ठीक है। जिसमें इसका जो सोमनाथ मंदिर है 15वां आक्रमण जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, उसको याद रखिएगा। अब मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधियां धारण कर रखी थी, तो पहली उपाधि उसकी गाजी। गाजी मतलब होता है गैर मुस्लिम काफिरों का कत्ल करने वाला, ठीक है। जो गैर मुस्लिम है या फिर काफिर कहते हैं जिनको, तो उनकी कत्ल करने वाला मतलब ही गाजी है। बूता किशन, जिसने सोमनाथ मंदिर का लिंग तोड़ा था, जो शिवलिंग तोड़ा था, तो भूता किशन मतलब क्या होता है, मूर्ति भंजक। भूता मतलब मूर्ति और किशन जो है इसका मतलब मूर्ति भंजक, ठीक है। और सुल्तान, जैसे कि मैंने पहले बोला कि मोहम्मद गजनी ऐसा एकमात्र पहला इंसान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखेंगे मोहम्मद गजनी के दरबारी। तो उसके दरबारी में देखते हैं इतने सारे जो प्रसिद्ध दरबारी, इसमें उद्बी है, अबरूनी है, फिरदौसी है, बयाकी है, तो इनके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले उद्बी के बारे में देखते हैं। यह गजनी का शाही इतिहासकार था। मोहम्मद गजनी है तो उसके दरबार में था, यह गजनी का शाही इतिहासकार था। और इस इतिहासकार ने किताब उल, जिसकी किताब क्या है, किताब उल यामिनी, यामिनी उसका वंश था, किसका, मोहम्मद गजनी का। और तारीख यामिनी, ये दोनों ग्रंथ जो लिखे हैं किसने, उद्बी ने, सवाल पूछा जाता है। तो उद्बी कौन था, तो गजनी का शाही इतिहासकार था, ठीक है। उसने 2 ग्रंथ लिखे हैं, पहला किताब उल यामिनी, तारीख यामिनी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी तो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले, इसकी जहाँ पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अलबरूनी पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मोस्टली सवाल जो बहुत सारे राइटर्स पे ही पूछे जाते हैं हिस्टोग्राफी के अंतर्गत, तो हम इन पर भी एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ हम पूरे मुस्लिम काल में जितने भी शासक हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में मोहम्मद के साथ भारत आया था। इसने किताबुल हिंद और तारीख हिंद, ये दोनों किताब जो इसने लिखी है। और इसने भारतीय पुराणों का भारत ने प्रथम बार जो है, जो भारतीय पुराण है उसका भारत ने प्रथम बार जो है अध्ययन किया था। इसने भारतीय पुराण जो इसका अध्ययन किया था, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये एकमात्र है इसने प्रथम बार भारतीय पुराणों का अध्ययन किया था। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आएगा हमारा फिरदौसी, ठीक है। इसने शहनामा की जो रचना की थी, इसने शहनामा की रचना की थी। शहनामा को जो है अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शहनामा की रचना के कारण फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। इसने शहनामा की रचना की। शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं और शहनामा की रचना करने के कारण ही फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम बैहकी के बारे में। इसने तारीखे सुबक्तिगिन की रचना की थी। सुबक्तिगिन कौन था, मोहम्मद गजनी के पिता था। तो इसने तारीखे सुबक्तिगिन की रचना की है। इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि मिली है, पूर्वी पेप्स कहा जाता है इसको।
और हम देखते हैं फिरदौसी को होमर कहा जाता है, पूर्व का होमर। बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि मिली है, पेप्स इटली का लेखक था, ठीक है। होमर भी एक लेखक था, पेप्स भी एक लेखक था। तो होमर किसे कहते हैं? पूर्व का होमर फिरदौसी को, और बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत पर जब गजनी ने आक्रमण किए तो उसके क्या प्रभाव हुए, ठीक है। तो उसमें दो प्रभाव हम देखते हैं मुख्यतः, एक तो है राजकीय प्रभाव और दूसरा है धार्मिक प्रभाव। तो राजकीय राजनीतिक प्रभाव में हम देखेंगे कि भारत पे इसने राजनीतिक प्रभाव जो है, एक सैन्य शक्ति जो है इसकी दुर्बलता का ढिंडोरा पीट गया था। मतलब जब इसने आक्रमण किया तब समझ में आया कि भारत की जो राजनीतिक शक्ति है वो कितनी कमजोर है, उनकी वीकनेस का जो है, उनकी दुर्बलता का जो पता है सारी दुनिया को पता चल गया कि भारतीय सैन्य शक्ति सिर्फ दिखावे के लिए है, अंदर से बहुत सारी दुर्बल है, ठीक है। मुस्लिम सत्ता की स्थापना का आरंभ हुआ था, इसके युद्ध के कारण ही जो मुस्लिम सत्ता है उसकी स्थापना का आरंभ हुआ था। जिसके पहले हम देख चुके हैं कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भी जबरदस्ती भारतीयों से इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। उस कारण जो इस्लाम धर्म की तरफ देखने का दृष्टिकोण था वो अलग हो चुका है, ठीक है। उसको भारत में उसको स्वीकारा नहीं गया क्योंकि जबरदस्ती स्वीकारा गया था ना। तो इसके कारण फिर मोहम्मद गजनी ने जब आक्रमण किया तब भी जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया। तो उस धर्म की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, उसको एक्सेप्ट करने का दृष्टिकोण जो अभी तक हम निगेटिव ही देखते हैं, ठीक है। धार्मिक प्रभाव के बारे में देखते हैं तो गजनी के जो है हिंदू, गजनी ने हिंदू ने क्या किया कि दिलों में जो एक भ्रूण, आप जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि जबरदस्ती धर्म स्वीकारा गया तो हिंदुओं के दिल में इस्लाम धर्म के प्रति एक भ्रूणा निर्माण हो चुकी है, नकारात्मकता आ चुकी है। इस्लाम धर्म को वो अपने शत्रु समान देखते हैं। तो क्यों? क्योंकि जबरदस्ती इनको स्टार्टिंग में धर्म का स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति हमेशा ऐसी रही कि जो चीजें अच्छी है उनको स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस्लाम धर्म वैसा नहीं है जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है। इस्लाम के धर्म में कहीं भी नहीं कहा गया कि जबरदस्ती आपको धर्म स्वीकारवाना है या फिर जबरदस्ती करना है। लेकिन वहाँ के जो शासक है उन लोगों ने इतने जबरदस्ती की, इसके धर्म की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हो चुका है। इस्लाम दूसरा देखते हैं क्या प्रभाव हुआ है, तो इस्लाम धर्म प्रसार के मार्ग खुल गए। इसके आक्रमण से भारत पे इस्लाम धर्म के जो है मार्ग खुल गए थे। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद गोरी आए, उसके बाद गुलाम मोहम्मद, बहुत सारी जो मुस्लिम सत्ता जो है यहाँ पे स्थापित हो गई थी। तो इसका श्रेय भी मोहम्मद गजनी को जाएगा। कला की सभी जो है, कला क्षेत्र में इसका देखते हैं कि कला की जो है अनेक मंदिर मूर्तियां जो है इसने विनाश कर दिया था, हानि पहुंचाई, क्षति पहुंचाई। किसने? मोहम्मद गजनी ने कला के क्षेत्र में क्षति पहुंचाई है। यहाँ के मंदिर है, मूर्तियां है, उनका विनाश कर कई नगर जो है ध्वस्त कर दिए थे। आर्थिक दृष्टि से भी इसका हम विचार करते हैं तो इसका आक्रमण इतना घातक हुआ कि इसकी लूटपाट इतनी होती थी कि पूरी संपत्ति लूट के अपने राज्य में ले जाता था। वो राज्य पूरी तरह से लूट लेता था और पूरी संपत्ति जो है अपने गजनी ले जाता था। भारत की संपत्ति के कारण गजनी अब इतना संपन्न बन गया था कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि गजनी क्या करता था कि पूरी संपत्ति लूट के ले जाता था, मतलब वह ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे अब नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट और कमजोर होने लगे थे। वहाँ पे अराजकता निर्माण हो चुकी थी क्योंकि उनको मतलब धन संपत्ति जो है बिना कुछ किए ही मिल रही थी, बिना कुछ कार्य के वहाँ की संपत्ति समृद्धि में भर पड़ रही थी। तो इस कारण वहाँ के लोगों का नैतिक स्तर जो है वो घसर गया था, मतलब नैतिक स्तर जो है कम हो गया और वहाँ अराजकता निर्माण हो गई थी, ठीक है। इस प्रकार जो है हमने मोहम्मद गजनी के बारे में पूरी जानकारी ली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखते रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल दी स्टोरिया। थैंक यू।